प्रिय स्टूडेंट, आज के क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं चैप्टर नंबर 6। यानी चैप्टर नंबर 6 को आज हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण तरीका से। आप लोग से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग हमसे लगातार जुड़ने का प्रयास कीजिए। हमारे यहाँ से पीडीएफ देख रहे हैं, फ्री मिलता है। बस पीडीएफ लेने के लिए आपको इस नंबर पे क्या करना है, मैसेज कर देना है। मैसेज जैसे ही कर दीजिएगा आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जिसके माध्यम से आपको जो पीडीएफ जो है प्रोवाइड किया जाएगा और उसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत या समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। यानी पीडीएफ आपको बहुत ही आसानी तरीक़ा से मिल जाएगा। और हमारे चैनल पे जो क्लास है डेली यानी लिया जा रहा है, अपलोड होते हैं, इसलिए आपको डेली क्लास करना ज़रूरी है। आज के क्लास में विशेष रूप से हम जो स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं इतिहास का यानी सोशल साइंस हिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 का, जिसका नाम है शहरीकरण एवं शहरी जीवन। देखेंगे कि शहरीकरण एवं शहरी जीवन, शहर में जो लोग रहते हैं उन अपना जीवन यापन कैसे करते हैं, और साथ साथ उसे तुलना भी करेंगे हम कि गांव के लोग कैसे रहते हैं। इन्हीं के बारे में आपको विशेष जानकारी देने दिया जाएगा इस चैप्टर में आज, और मैं महत्वपूर्ण तरीक़ा से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। इसीलिए आप स्थिरता बनाए रखिएगा। कहते हैं कि कभी भी आपको मेहनत से नहीं घबराना है। यदि आप अभी मेहनत से नहीं घबराते हैं या नहीं डरते हैं तो आपको सफल होने से फिर कोई नहीं रोक सकता है। कहते हैं ना, हाथी जब तक जीवित है तो उसका दाम मरने के बाद भी बढ़ जाता है अधिक। वही बात है, यदि आप मेहनत करते हैं, यदि सफल नहीं हुए तो वही हाथी के समान आपका बढ़ जाएगा, वैल्यू बढ़ जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं आपको कि मेहनत से नहीं डरना है। चलिए तो सबसे पहले आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं एक बेहतरीन तरीक़ा से। इस चैप्टर का नाम है यानी क्लास 6 ने चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 6 यानी शहरीकरण एवं शहरी जीवन। क्लास 10th के लिए ये होने जा रहा है। किसी को पता भी नहीं चलता ये कौन सा क्लास है, तो क्लास 10th का ये चलने जा रहा है, ठीक ना। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये चैप्टर जो स्टार्ट होगा 3 भाग में होगा। इनका पहला क्लास होगा लेक्चर का, दूसरा क्लास भी होगा लेक्चर का, तीसरा क्लास होगा ऑब्जेक्टिव का। बात समझ में आ गया आप सभी को? यानी पहला क्लास होगा लेक्चर, दूसरा क्लास समझा देंगे, फिर तीसरा क्लास में ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे आपके लिए हम। इसीलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप सभी को इस चैनल के माध्यम से लगातार जुड़े रहने का प्रयास कीजिएगा। चलिए तो एक बेहतरीन तरीक़ा से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है, शहरीकरण। तो शहरीकरण का अर्थ जान लेते हैं कि शहरीकरण का अर्थ क्या होता है। ये जानना जरूरी है शहरीकरण का अर्थ। कारण जब कोई गांव धीरे धीरे बदलकर गज, कस्बा, शहर, नगर और फिर महानगर बनता है तो इस प्रक्रिया को शहरीकरण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब कोई गांव है, गांव का हम बात करेंगे, गांव यदि ये बदल करके गज बन जाते हैं यानी उससे बड़ा, उसके बाद कस्बा हो जाते हैं, कस्बा, उसके बाद ये शहर बन जाते हैं, उसके बाद शहर से बाद ये नगर बन जाते हैं, नगर के बाद फिर महानगर बन जाते हैं। यहाँ पे लिखा गया स्पष्ट रूप से। यानी पहले जो है धीरे धीरे गांव क्या होते, विकास गांव का होकर के गज में बदल जाता है, उसके कस्बा, उसके शहर और नगर, और फिर जो महानगर में बनता है। तो इस प्रक्रिया को शहरीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, शहरीकरण कहते हैं। यानी गांव का जैसे जैसे विकास होते जाता है और लास्ट में जब महानगर बन जाता है तो वही क्या कहलाता है, शहरीकरण कहलाता है।
आपको समझ में आया? जब कोई छोटा गांव होता है उसका धीरे धीरे विकास होता है, धीरे धीरे बढ़ोतरी होते जाता है, तो एक समय आ जाता है कि महानगर में बन जाता है, उसमें जनसंख्या काफ़ी बढ़ जाती है, विकास काफ़ी हो जाती है, तो वह क्या बन जाता है? शहर बन जाता है। इसी को हम कहते हैं शहरीकरण। जहाँ खेती कम और व्यापार, व्यवसाय, नौकरी आदि ज़्यादा होता है। देखिए, शहर में खेती कम होती है, से खेती होती है कहाँ ज़्यादा? तो खेती होती है गांव में, लेकिन शहर में खेती होता नहीं। तो लोग को मुश्किल से तो घर बनाने के लिए ज़मीन भी मिल पाता है शहर में, तो खेती कैसे करेगा? खेती नहीं के बराबर होते हैं शहर में, हम ऐसा कह सकते हैं। और गांव, इसमें व्यापार होता है ज़्यादा। शहर में क्या होता है? खरीद बिक्री का काम, व्यापार होता है, व्यवसाय होता है, नौकरी। देखिए, ज़्यादा जनसंख्या, ज़्यादा जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा रहेगा वहीं पे व्यापार और व्यवसाय चलेगा, नौकरी अधिकतर वहीं पे मिलेगी। ठीक ना? इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा विकास का क्रमबद्ध स्थिति दिया गया है। जैसे यहाँ देखिए, गांव से यह गज यानी हाट बनता है, हाट से कस्बा बनता है, शहर बनता है, शहर से नगर बनता है। यही क्या होता है? महानगर का उदाहरण, यानी पटना, लखनऊ और भोपाल। पटना और लखनऊ, भोपाल, जो ये भी पहले गांव था सबसे शुरुआत में, जैसे जिसका इसका विकास हुआ, विस्तार हुआ, तो ये क्या बन गया? महानगर में बन गया और यह शहर बन गया। ठीक ना? अब यहाँ देखिए नगर, हम देखिए महानगर का बात करेंगे तो दिल्ली महानगर है, मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई है, ये सारा शहर का जो है क्या है? महानगर है। क्या? बड़े बड़े शहर को ही महानगर हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बड़े बड़े शहर को ही महानगर बोलते हैं। यहाँ देखिएगा, शहरीकरण के 3 मुख्य कारण। क्या? शहरीकरण के कहा गया 3 मुख्य कारण होते हैं। अब देखेंगे कि शहरीकरण के कौन मुख्य 3 कारण है। यहाँ देखिए, आर्थिक कारण। पहला कारण जो होती है वो आर्थिक कारण होती है। क्या होती है? आर्थिक कारण होती है। दूसरा कारण राजनीतिक कारण होती है। दूसरा कारण का हम बात करेंगे, क्या होती है दूसरा कारण? तो राजनीतिक कारण होती है। तीसरा जो होता है वह धार्मिक कारण होते हैं। तीसरा क्या होती है? धार्मिक कारण। यानी पहला हम देखेंगे शहरीकरण के मुख्य कारण जो है आर्थिक कारण है, राजनीतिक कारण है, धार्मिक कारण है। सबसे स्थिति हम देखेंगे आखिर राजनीतिक कारण का अर्थ क्या होता है। देखिए, लोगों को रोजगार, व्यापार, उद्योग आदि। यहाँ आर्थिक कारण का है कि लोगों को रोजगार मिलता, व्यापार, उद्योग और आदि। राजनीतिक कारण शासन प्रशासन का केंद्र। देखते होंगे शहर में शासन प्रशासन का केंद्र बहुत ही बढ़िया रहता है। धार्मिक कारण तीर्थ स्थान या धार्मिक, शहर में बड़े बड़े मंदिर देखते होंगे, तीर्थ स्थल देखते हैं, ये सब क्या है? धार्मिक कारण हुए। अब यहाँ पे देखेंगे हम कि शहरों को आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र कहा जाता है। शहर को क्या कहा जाता है? कि राजनीतिक गतिविधि, आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र कहा जाता है। शहर को क्या कहा जाता है? शहर को आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र कहा जाता है। इतना बार हम रिपीट कर देते हैं कि आपको सुनते सुनते याद हो जाना चाहिए। आपको किसी प्रकार की दिक्कत समझने होना ही नहीं चाहिए। यदि आप सभी यदि क्लास को कम से कम कंटिन्यू यदि देख पाते हैं, देख लेते हैं, तो आपको पूरी तरीक़ा से हम उम्मीद लगाते कि आपको समझ में आ जाएंगे। फिर याद करने की एक बार देखते जाइएगा, याद होते जाएगा आपको। अब यहाँ पर हम देखेंगे गांव और शहर में अंतर देख लेंगे। क्या देखेंगे? गांव और शहर में अंतर किस तरह का होता है, ये देखना जरूरी है कि गांव और शहर में अंतर। पहला नंबर देखेंगे, गांव की आबादी कम होती है। देखिए, गांव का सबसे हम बात करेंगे तो गांव यहाँ पे हम लिख देते हैं और यहाँ पे शहर लिख देते हैं। देखिए, गांव में जनसंख्या क्या होती है? गांव में जनसंख्या ज़्यादा होती है, लेकिन शहर में होती है, शहर में नहीं। देखिए, गांव में जनसंख्या कम होती है। क्या होती है? कम होती है, जनसंख्या नहीं के बराबर, यानी कम होती है। शहर में ज़्यादा होता है। क्या होता है? ज़्यादा होता है। ठीक ना? शहर की आबादी बहुत ही अधिक होती है। शहर की आबादी क्या होती है? बहुत ही अधिक होती है। अब यहाँ पे देखिएगा, गांव में लोग मुख्य रूप से खेती, पशुपालन और कुटीर उद्योग पर निर्भर रहते हैं। गांव में छोटे छोटे लोग व्यापार करते हैं, पशुपालन, कुटीर उद्योग यानी छोटे उद्योग पर निर्भर रहते हैं, खेती करते हैं गांव के लोग। लेकिन शहर में लोग व्यापार, नौकरी, उद्योग और सेवाओं में लगे होते हैं। यानी शहर के लोग हमेशा व्यापार में लगे होते हैं, नौकरी में लगे होते हैं, उद्योग और सेवाओं में लगे होते हैं। गांव का वातावरण स्वच्छ और शांत और प्राकृतिक होता है। गांव का वातावरण, देखिए शहर में, बड़े बड़े शहर में फैक्ट्री होते हैं,
जनसंख्या अधिक होती, जिसके कारण वहाँ जो पेड़ नहीं होते, कम मात्रा में होते हैं, उसके कारण वातावरण वहाँ का स्वच्छ नहीं हो पाता है। लेकिन गांव में अधिकतर पेड़ होती है, जनसंख्या भी कम होती है, इसलिए यहाँ का वातावरण स्वच्छ होता है। लेकिन शहर का वातावरण दूषित होता है, जानते हैं जनसंख्या अधिक के कारण पेड़ नहीं हो पाती इसलिए। और ध्वनि वायु देखिए, अधिकतर गाड़ी चलती है तो ध्वनि उत्पन्न होती है। वायु देखिए, वायु के साथ धुआं भी गाड़ी से निकलता है, जल प्रदूषण आदि होता है, ये सब समस्या शहर में होती है। गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली जैसी सुविधाएं सीमित होती है। लेकिन गांव में ये कारण है कि गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और बिजली जैसी सुविधा ये सीमित होती है, ये शहर में लेकिन इसके तुलना में काफ़ी बेहतर होती है। लेकिन गांव में इसकी सुविधा जो है सीमित होती है। लेकिन शहर का हम बात करेंगे, शहर में ये सभी सुविधाएं आधुनिक और अधिक मात्रा में उपलब्ध होती, क्या होती है, अधिक मात्रा में उपलब्ध होती है, ठीक ना। अब यहाँ देखिए, आधुनिक नगर के विस्तार के कारण, अब हम देखेंगे कि आधुनिक नगर के विस्तार के क्या कारण है, इनको जानना उचित हो जाता है। देखिए, सबसे पहले यहाँ देखिए, औद्योगिक पूंजीवाद, यानी आधुनिक नगर के विस्तार का सबसे पहले कारण देखिए, आजकल के नगर को जो विस्तार तो हो रहा है, किस प्रकार से विस्तार हो रहा है या किन कारण से विस्तार हो रहा है, उद्योगों का फैलाव। देखिए, जैसे जैसे उद्योग का फैलाव होते हैं ना, वैसे वैसे विकास होते हैं। उपनिवेशवाद यानी विदेशी शासन का प्रभाव, विदेशी शासन के क्या होते हैं, प्रभाव हो जाते हैं। लोकतांत्रिक मूल्य के बारे में हम देखेंगे, आखिर लोकतांत्रिक मूल्य क्या होते हैं। स्वतंत्रता, समानता, अवसर शहर का विकास अक्सर होना चाहिए, अवसर शहर का विकास। प्राचीन से आधुनिक 3000 ईसा पूर्व सुमेरन, मेसोपोटामियन, इराक, कराऊर जैसे शहर थे, ये सब शहर का उदाहरण दिया गया है। अब देखेंगे भारत सिंधु घाटी सभ्यता। अब यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि भारत जो है ना, सिंधु घाटी का सभ्यता, भारत में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो था। क्या था, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सबसे यह विशेष रूप से था। अन्य देश का हम बात करेंगे, रोम, यूनान में भी प्राचीन नगर बने हैं। अन्य देश में यदि देखेंगे तो रोम और यूनान में भी प्राचीन नगरे बने हैं। दुर्गाचरण राय ने अपनी पुस्तक देवगानेर मरते आगमन में आधुनिक नगर की सुंदरता का वर्णन किया है। क्या चीज़ का, यह पुस्तक का वर्णन किया गया। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ आया था। आखिर हम देखेंगे औद्योगिक क्रांति के बारे में आखिर बहुत चीज़ जानना जरूरी है, उनके बारे में विशेष जानकारी देना जरूरी है। हम जानते हैं आप सभी को, तो आप लोग को सभी लाइन बाय लाइन हम बताने का प्रयास करूँगा। सबसे पहले यहाँ देखेंगे, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। पहला हम बात करेंगे, पहला औद्योगिक नगर लंदन में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, लंदन में हुआ था। पहला औद्योगिकरण लंदन में हुआ था। सबसे पहले औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुआ था और पहला औद्योगिक लंदन में हुआ था, ठीक। लंदन और शहरीकरण से जुड़ी मुख्य घटनाएं, थोड़ा सा आसान भाषा में हम देखेंगे। अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ देखिए कह रहा 1750 के आसपास लंदन की जनसंख्या लगभग 6 लाख थी। जब 1750 ईस्वी हुआ ना, तो वहाँ पे लंदन की जनसंख्या लगभग कितना थी, 6 लाख थी। और यहाँ पे 1810 से 1880 के बीच लंदन की जनसंख्या बढ़कर 40 लाख हो गई। कितना लाख हो गई, 40 लाख हो गई। यह सब 18वीं और 19वीं शताब्दी 1700 से लेकर के 1900 के बीच हुआ था। औद्योगिक क्रांति के प्रभाव को जरा सा अब हम देखेंगे कि औद्योगिक क्रांति के प्रभाव क्या होती है। इनको जानना जरूरी पड़ जाता है कि औद्योगिक क्रांति के प्रभाव को जरा देखना पड़ेगा। सबसे पहले हम देखेंगे फैक्ट्री में कुशल श्रमिकों की ज़रूरत। फैक्ट्री में कुशल श्रमिकों की ज़रूरत थी और बढ़ गई, इसलिए ज़रूरत बढ़ गई, इसलिए महिलाओं को काम से निकाल दिया गया। कारण फैक्ट्री में कुशल श्रमिकों की ज़रूरत बढ़ गई, इसलिए जो महिलाओं को काम से निकाल दिया गया। मतलब जो लोग पहले से काम जानते, कुशल लोगों से काम करवाते थे, ठीक ना, इसलिए महिला को काम से निकाल दिया गया। 1861 में लगभग 2.5 लाख महिलाएं घरेलू कामों में लग गए। जब 1861 ईस्वी आते हैं ना, 2.5 लाख मतलब कहने 2 लाख, हम 2.5 का होता है 2,50,000 का मतलब ये होता है कि यानी 2.5 लाख महिला क्या होता है घरेलू कामों से जुड़ गई।
कर बाल श्रमिक की जनसंख्या बढ़ने लगी, यानी बाल श्रमिक की यानी बालकों की श्रमिक जनसंख्या बढ़ने लगी। इसलिए 1870 में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून लाया गया। अनिवार्य यानी जितना भी बच्चे छोटे बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा यानी 14 साल तक यानी शिक्षा जरूरी है। और 1902 का हम बात करेंगे तो बाल श्रम निषेध यानी कानून फैक्ट्री बनाया गया। अब यहाँ पे कानून जो यह बनाया गया मतलब इसके अनुसार 12 वर्ष के से कम वर्ष के बच्चों को फैक्ट्री में यानी काम नहीं करेगा। यानी सरकार का यह कानून में यह लिख दिया गया, पारित कर दिया गया कि 12 वर्ष से कम बच्चे को, कम उम्र के बच्चे को फैक्ट्री में काम पे नहीं लगाया जाएगा, यानी उनसे काम जो है नहीं करवाया जाएगा। रैन बसेरा देखेंगे मजदूरों की स्थिति। रैन बसेरा मजदूरों की स्थिति। रैन बसेरा यह स्थान जहां लोग रात में सोने के लिए ठहरते थे। रैन बसेरा का मतलब होता है जब हनुमान जी जा रहे थे संजीवनी बूटी लाने के लिए थे, वहाँ पे रास्ते में जो घेर लिया था उनमें रैन बसेरा करने के लिए कहा रहा है, यानी विश्राम करने के लिए, ठहरने के लिए कह रहे थे हनुमान जी को। अब यहाँ देखेंगे वह स्थान जहाँ लोग रात में सोने के लिए ठहरते थे लेकिन वहाँ बहुत भीड़ हो जाती थी। रैन बसेरा का अर्थ होता है यानी रैन बसेरा का हम बात करेंगे यानी जहाँ पे आराम किया जाता है। क्या किया जाता है? आराम किया जाता है, ठीक ना। यानी लोगों को ठहरने का जगह बनाया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? रैन बसेरा कहते हैं। बहुत से मजदूर लोग किनारे ही रहने लगे, यानी बहुत से लोग किनारे ही रहने लगे, रोड के किनारे ही रहने लगे। संयमता आंदोलन, आप देखिए इस पर एक आंदोलन निकला। ब्रिटेन और अमेरिका में मध्य वर्ग के नेतृत्व में एक सामाजिक सुधार आंदोलन चलाया जिसका नाम था संयमता आंदोलन। जिसका नाम क्या था? संयमता आंदोलन था, जिसका नाम हम बात करें संयमता आंदोलन। इसका उद्देश्य श्रमिकों के बीच क्या था? शराब पीने की आदत को कम करना था। श्रमिकों के बीच शराब पीने की आदत को क्या है? कम करना था। रेल और परिवहन विकास, लंदन में पहली भूमिगत ट्रेन का रेल और परिवहन विकास में लंदन में पहली रेल चलाए गए थे, भूमिगत ट्रेन। 10 जनवरी 1863 को शुरू हुई थी। रेल कब शुरू हुआ था? 10 जनवरी 1863 ईस्वी को। भारत में पहली ट्रेन जो चलाई गई थी हम बात करेंगे 16 अप्रैल 1853 को चली। भारत में पहली ट्रेन जो चली थी 16 अप्रैल 1863 ईस्वी को चली। इसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। क्या नाम था? ब्लैक ब्यूटी। यह ट्रेन मुंबई से थाने तक चली थी। मुंबई से कहाँ तक चली? थाने तक चली थी। लगभग 34 किलोमीटर चली थी। कितना चली थी? 34 किलोमीटर चली थी। प्रदूषण और पर्यावरण सुधार। इंग्लैंड में जब फैक्ट्रियां और कारखाने बढ़े तो प्रदूषण की समस्या सामने आई। अब यहाँ पे देखेंगे इंग्लैंड में जैसे जैसे फैक्ट्रियां और कारखाने बढ़ेंगे तो क्या होगा? वहाँ पे प्रदूषण का समस्या तो आएगा ना, बिल्कुल आएगा। प्रदूषण का समस्या बिल्कुल आएगा। इसीलिए जहाँ जहाँ पे फैक्ट्री लगाए जाते हैं वहाँ पे प्रदूषण की समस्या बढ़ जाती है। अधिकतर बड़े शहर में ही लगाए जाते हैं फैक्ट्री, छोटे शहर में नहीं लगाए जाते, ठीक ना। लंदन में ग्रीन फेफड़ा योजना, या ग्रीन फेफड़ा क्या होता है थोड़ा सा देखेंगे, चलाई गई। अब क्या चलाया गया यहाँ देखिए, और इसके तहत खाली स्थानों में पेड़ पौधे लगाए गए। अच्छा, ग्रीन फेफड़ा योजना मतलब खाली स्थानों में क्या है? पेड़ पौधे लगाए गए। जहाँ जहाँ पे था ना, इसी को कहा जाता है ग्रीन फेफड़ा। मतलब पेड़ में से हरा में फेफड़े से सांस लेते हैं, उसके लिए यानी सांस ले, यानी पौधे लगाए गए सांस लेने के लिए, ताकि आपको स्वच्छ हवा वायु मिल सके। अब श्रमिक और पूंजीपति वर्ग का उदय देखेंगे हम। क्या देखेंगे? श्रमिक और पूंजीपति वर्ग का उदय को देखेंगे। आखिर श्रमिक और पूंजीपति वर्ग का उदय कैसे हुआ, बिल्कुल इनको जानने का हम प्रयास करेंगे। औद्योगिक क्रांति के कारण 2 वर्ग बने। औद्योगिक क्रांति के कारण कितने वर्ग बने? तो 2 वर्ग बने। अब कौन कौन देखेंगे? यहाँ देखिए, एक पूंजीपति वर्ग बना। एक क्या बना? पूंजीपति वर्ग बना। दूसरा धनी लोग। औद्योगिक क्रांति के कारण 2 वर्ग बने। पहला एक पूंजीपति वर्ग जो कि धनी लोग थे। दूसरा जो बना ना श्रमिक वर्ग यानी मजदूर था, जो कि दूसरा श्रमिक वर्ग, पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग, यानी दूसरा कौन था? मजदूर था। अमीर लोग ने प्रदूषण से बचने के लिए
गार्डन सिटी की योजना बनाई। अमीर लोग क्या किया, यानी प्रदूषण से बचने के लिए गार्डन सिटी की योजना बनाई, जिसका विचार एवजेनर हार्वर्ड ने किया था। क्या किया था? एडवर्ड हार्वर्ड ने किया था। मध्य वर्ग के और आंदोलन, शहरीकरण के कारण मध्य वर्ग का जन्म हुआ। मध्य वर्ग ने ही का चाष्टिक आंदोलन 1838 और 10 घंटे का कार्य दिवस आंदोलन चलाए। कितने घंटे का आंदोलन चलाए? 10 घंटे का। इसलिए शहरों को राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र कहा जाने लगा। क्या जाने लगा? केंद्र कहा जाने लगा। पेरिस का पुनर्निर्माण में 1852 में फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय ने किया था। करवैरान हासमान की मदद से पेरिस का पुनर्निर्माण हुआ। पेरिस का पुनर्निर्माण किसके मदद से हुआ? यह हासमान की मदद से हुआ। बैरान हासमान के बारे में थोड़ा सा जानकारी लीजिए। एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी वास्तुकार था। यह क्या था? एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी वास्तुकार था। उसने पेरिस में नए पार्क, सड़कें, भवन और सार्वजनिक स्थान बनाए। क्या बनाए? भवन और सार्वजनिक स्थान बनाए। मुंबई शहर का विकास, भारत में शहरों का विकास, शहरीकरण धीरे धीरे हुआ। क्या हुआ? शहरीकरण धीरे धीरे हुआ। 20वीं शताब्दी के शुरुआत में सिर्फ 1% लोग शहर में रहते थे। कितना? 20वीं शताब्दी की शुरुआत में लोग कितने परसेंट शहर में रहते थे? 1% लोग ही शहर में रहते थे। इन शहरों में बंदरगाह, गोदाम, सेना की छावनी, स्कूल, कॉलेज और म्यूजियम और लाइब्रेरी होती थी। शुरुआत में मुंबई 7 टापुओं, छोटे छोटे टिपाओं में बसा हुआ था। मुंबई तो शुरुआत में 7 छोटे छोटे टापुओं में बटा हुआ था। जब जनसंख्या बढ़ी तो इन टापुओं को जोड़कर एक बड़ा शहर बनाया गया। जब जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ी वैसे वैसे क्या हो? बड़ा शहर बनाया गया, निर्माण किया गया, जो आज की मुंबई है। जो आज क्या है? मुंबई है। मुंबई ब्रिटिश भारत की वाणिज्यिक राजधानी यानी व्यापारिक केंद्र था। क्या था? ब्रिटिश यानी भारत की वाणिज्यिक राजधानी की व्यापारिक था, व्यापार के लिए केंद्र था ये मुंबई। यहाँ से कपास और अफीम जैसे चीज़ें विदेशों में भेजी जाती थी। मतलब हम कहेंगे कपास, अफीम भी कुछ होता चीज़ है, उसी को भेजे जाते थे। 1854 में यहाँ पहली कपड़ा मिल खुली। 1854 में क्या हुआ? पहली कपड़ा मिल यहाँ पे खुली। 1854 में पहली कपड़ा मिल खुल गई। 1921 तक यहाँ 85 कपड़ा मिले थी, जिसमें से करीब जो है कितना? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, थोड़ा सा ये स्टॉप हो रहे हैं। 1 लाख हम बात करेंगे, 46,000 मजदूर जो है काम करते थे। और थोड़ा सा यहाँ देखिए कुछ गलती इधर आ रहा था, नहीं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, 1,46,000 मजदूर काम करते थे। यहाँ पे 1931 तक मुंबई में 1/4 लोग ही जन्म से वहाँ के निवासी थे, बाकी सब बाहर से आकर के बसे। 70% लोग चाल नाम की धनी बस्तियाँ में रहते थे। और 1918 में किराया बहुत ज़्यादा हो गया था, इसलिए एक किराया नियंत्रण कानून पास किया गया। मुंबई के गवर्नर विलियम हर्वनिक ने समुद्र से शहर को बचाने के लिए एक बड़ी तट दीवार बनाने की योजना को मंजूरी दी। यानी शहर बनाने के लिए दीवार को बनाने की मंजूरी दी। सिंगापुर शहर का विकास, सिंगापुर की राजधानी का नाम भी सिंगापुर ही था। सिंगापुर की राजधानी का नाम ही क्या था? सिंगापुर ही था। सिंगापुर को 1965 में आज़ादी मिली। सिंगापुर को कब आज़ादी मिली थी? 1965 ईस्वी में सिंगापुर को आज़ादी मिली। आज़ादी के समय वहाँ की स्थिति बहुत ही खराब थी। आज़ादी के समय में वहाँ की काफ़ी लोगों की आर्थिक स्थिति खराब थी। उसे भिखारियों का देश कहा जाता था। सिंगापुर को क्या कहा जाता? भिखारियों का देश कहा, यानी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर था। ली कुआन न्यू का नाम के नेता और उनकी पार्टी पीपुल्स एक्शन पार्टी ने देश को आगे बढ़ाया। इन्होंने समुद्री व्यापार और विकास पर ध्यान दिया। सिंगापुर को सुंदर और आधुनिक शहर बनाया गया। पटना और प्राचीन पाटलिपुत्र का विकास।
पटना पहले पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। पटना पहले किस नाम से जाना जाता था? पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध के राजा अजातशत्रु ने की थी। यह एक सैनिक छावनी थी और बाद में मगध साम्राज्य की राजधानी बनी। मौर्य काल के भवनों के अवशेष पटना के कुम्हार में मिले थे। यूनानी दूत मेगास्थनीज ने अपनी किताब इंडिका में इस नगर के बारे में लिखा है। इंडिका में लिखा, पटना के बारे में कहाँ मिला है? इंडिका में। चीनी यात्री यानी फयान ने भी इस नगर के सुंदर महलों की तारीफ की है। मध्यकाल में यह नगर कमजोर हो गया। मध्यकाल में क्या हुआ? कमजोर हो गया अपना। शेरशाह सूरी ने फिर से मजबूत और सुंदर बनाया। अकबर के समय में यह एक व्यापारिक केंद्र बन चुका था। 17वीं और 18वीं शताब्दी यहाँ की आबादी 3 लाख से ज़्यादा हो गई और 1666 ईस्वी में यहीं पर सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, जिस कारण से पटना धार्मिक दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। धार्मिक दृष्टि से ही क्या माना जाता है? पटना शहर का विकास अतिरिक्त जानकारी। अब इसके बारे में, पटना विकास का जो शहर हुआ था उसके बारे में अतिरिक्त कुछ जानकारी देंगे हम। मुगल राजकुमार अजित मुस्तान ने इस नगर का पुनर्निर्माण कराया और इसका नाम अजीमाबाद रखा। क्या है? अजीमाबाद रखा। उस समय नगर के निर्माण पर करीब 1 करोड़ रुपये खर्च हुए। कितना करोड़? 1 करोड़ रुपये खर्च हुए। और 1786 ईस्वी में यहाँ से 5 मील दूर गोलघर नाम की एक अनाज रखने की बड़ी यानी गोदाम बनाई। गोलघर पटना में ही है। 1911 के दिल्ली दरबार में बिहार को एक अलग राज्य के नाम में मान्यता मिली। 1912 ईस्वी में बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया और पटना राजधानी बनाया गया। क्या बना? पटना राजधानी बना। आज पटना की जनसंख्या 12 लाख से ज़्यादा। आज पटना की जनसंख्या कितने? 12 लाख से ज़्यादा है और इसका क्षेत्रफल 250 वर्ग किलोमीटर। कितना है? आज पटना की जनसंख्या 12 लाख से अधिक है और इसका क्षेत्रफल जो है 250 वर्ग किलोमीटर है। कोलकाता के बाद पटना पूर्वी भारत का सबसे बड़ा शहर बना। क्या बना? पूर्वी शहर सबसे बड़ा बना। जनसंख्या घनत्व देखेंगे, कारण के हिसाब से यहाँ भारत का 14वां सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है। 14वां जो है ना सबसे आबादी वाला ये शहर है पटना। अब यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन, तो कोई बात नहीं है। एक ही क्लास में हम ख़त्म करना नहीं चाहते हैं। अब यहाँ से हम अगले क्लास में लेकर आएंगे आप सभी के लिए। ज़्यादा क्लास लंबी हो जाएगा तो फिर आप भी बोर फील होने लगेंगे आपको भी। तो मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।